सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैलिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से, जो कि आपके चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आपके यूटी हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, यूटी से लेकर ऑरल टेस्ट से लेकर सब कुछ हो मेरे बेटे, ये 15 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये 15 क्वेश्चन कर लेना, आपको पेपर में हूबहू एक आधा क्वेश्चन छपा छपा मिल जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठ जाओ। हम लोग ले आए हैं आपके लिए क्या, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसके अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर के कराने वाला बेटा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये सीरीज केवल एसएसटी के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए, सॉरी साइंस के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो और महाकाल के नाम पे ठोको, जा दबा के ठोको। तो मेरे बच्चों शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे अपने इस सीरीज की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज अपना पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करेंगे हम अपने क्या पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन की बारीकी को पकड़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है ना। चलिए ठीक है। क्या करने के 1848 में डैश एक फ्रांसीसी कलाकार था। फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की थी। अगर आप देखेंगे, शायद अगर आप देखेंगे आपको मालूम होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ये जहर क्वेश्चन है, लिख लो, जहर क्वेश्चन है, हर बारी पूछता ही पूछता है, चाहे आपका यूटी हो चाहे ओरल हो, कहीं ना कहीं पूछ जरूर लेता है। क्योंकि सर ये जो बंदा था, इसका नाम था फ्रेडरिक क्या, सैरियू। ये फ्रेडरिक सैरियू जो था मेरे बेटे, इसने ही क्या राष्ट्रवाद की जो कल्पना थी उसको क्या करा था, प्रदर्शित करा था अपने चित्र के माध्यम से, जिसने अलग अलग राष्ट्र के बीच में दोस्ती का एक प्रतीक दिखाया कि हाँ भाई, सब राष्ट्र जो है आपस में मिलके क्या चाहते हैं मेरे बेटे, अपना राष्ट्रवाद चाहते हैं, वो तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं, वो एक क्या लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं। इस चीज को उसने अपने चित्र में क्या कर दी, प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठोको, जी दबा के ठोको। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट हमारे से क्या रखा है, एक समाज एक दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है, यह वास्तव में मौजूद होने की क्या संभावना नहीं है। एक बात सुनो, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है, आई रिपीट माय डियर, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो मेरे बच्चे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है भाई, सब चैप्टर पढ़ो। देखो अगर मैं आपको समझाऊं, किसी भी चीज को करने से पहले, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वन शॉट वीडियो ले लो, चाहे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो, आपको चैप्टर को आना चाहिए। और जिन बच्चों को मान लो अगर चैप्टर नहीं भी आता तो वन शॉट से कर सकते हैं, ठीक है ना। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि 4-4 घंटे के वन शॉट देखो, वन शॉट का मतलब ये है चैप्टर को निपट रंगा कर दो 45 से 50 मिनट के अंदर। कोशिश करो कि 1 घंटे के अंदर वन शॉट दी एंड कर दो, ठीक है। ठीक है, चलो जी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या रखा कि एक समाज का एक दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है कि यह वास्तव में मौजूद होने की संभावना नहीं है। मतलब ये चैप्टर में से ही उठाया गया थीम है, जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों ने एक कल्पना करी थी, एक ऐसी कल्पना, एक ऐसे राष्ट्र निर्माण जो बहुत ज्यादा क्या होगा, आदर्शवादी होगा। तो सर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये किसकी बात करता है, कल्पना दर्श की बात करता है, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करते हैं जनमत संग्रह की, तो जनमत संग्रह में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे अपना क्या होता है, मत देते हैं। निरंकुशवाद, सर निरंकुशवाद मतलब क्या होता है कि जिस पर कोई अंकुश ना लगा हो, जिस पे कोई एलिगेशन ना लगा हो, जिस पे कोई अभी तक का आरोप ना लगा हो, ये उसकी बात करता है। राष्ट्र राज्य क्या होता है, राष्ट्र राज्य मेरे बच्चे वो होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सभी लोगों की भाषाएं, ठीक है, विचार और एक जैसी क्या होती है, बोली एक तरह की समान होती है ना, यानी कि इवन पूर्वज भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे समूह के संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं, जगह को क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो बच्चा मैंने चारों वर्डों का मीनिंग बता दिया, क्योंकि चारों वर्डों का मीनिंग इसलिए बताए हैं क्योंकि आगे आगे मेरे बेटे ये काम आने वाला, क्या काम आने वाला, ठीक है। तो ऐसा समाज जिसकी कल्पना मेरे बच्चे संभव, मतलब जिसकी कल्पना तो करी गई है, परंतु वास्तविकता में क्या वो संभव नहीं है। यानी हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा राज्य है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, जहां पर मेरे बच्चे बहुत सारे अलग अलग क्या भाषा के लोग हैं, धर्म अलग है, जात अलग है और बोली अलग है, लेकिन फिर भी सब के सब एक साथ रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, जो कि बहुत ही एक असंभव सी चीज है। आज भी देख लो मॉडर्न टाइम के अंदर, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सर अलग अलग धर्म के लोग राज्यों में रहते हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब में क्या है, मतभेद तो है ही है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे क्या कहता है, वह राज्य है जहां लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हों, जहां लोगों की बोली समान हो, संस्कृति मेरे बच्चे क्या हो, समान हो, साथ ही पूर्वज समान हो,
तो उससे क्या कहा जाता है? सर जी मैंने अभी आपको समझाया था ना, जहां पे लोगों की बोली समान है, जहां पे लोगों की भाषा समान है, जहां पे लोग समान है, डेट इज कॉल्ड राष्ट्र राज्य। इसीलिए मैंने चारों वर्ड को बताया था, ये चारों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट माय डियर, ये चारों वर्ड क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और महाकाल के नाम पे जी दबा के ठोको। जिन जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं ठोका, लाइक ठोको, शेयर करो दबा के, ताकि मैं चाहता हूं कि इस सीरीज के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जिन बच्चों की समस्या जरूर बताना कि सर जी समस्या हमें ये हो रही है, ठीक है जी, उस समस्या का निवारण करेगा पांडा सर, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रांस का रूपक कौन है? रूपक बेसिकली क्या होता है सर? हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव की। किसकी बात करें यहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक बात करूं, आपको शायद मालूम हो 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ था, सभी देशों ने मिलकर अपने अपने रूपक देना चालू कर दिए थे, अपने अपने रूपक देना चालू कर दिए थे। अगर हम बात करें इसमें जर्मेनिया की बात कर लें या फिर और बात कर लें फ्रांस की बात कर लें, तो सर इन दोनों का जो रूपक था वो कौन था? मारियन। क्या था बेटा? मारियन था इनका रूपक। क्योंकि मेरे बेटे सबसे बड़ी बात ये थी कि रूपक का मतलब ये था कि ये लोग ना अपनी उस राष्ट्रवाद की अवधारणा को चित्रों के माध्यम से एक महिला को चित्र के रूप में प्रदर्शित करके लोगों को दिखा रहे थे, जहां पर लोग ये देख रहे थे कि महिला कितनी लाचार है, इसके संग अन्याय हो रहा है, या फिर उस महिला से लोगों की फीलिंग जोड़ रहे थे कि राष्ट्रवाद की फीलिंग को उजागर करने के लिए। तो उस समय रूपक क्या था मेरे बेटा हमारा? दैट इज कॉल्ड मारियन। किसका? फ्रांस का। और इवन ये जर्मेनिया के भी था। अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग रूपक थे, लेकिन मैं आपको समझा दूं जर्नली जर्मेनिया का और फ्रांस का, इनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। क्या क्या मसीही संत और क्या स्वर्गदूत घटना स्थल पर टकटकी लगाए हुए, ये पिक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है भाई साहब, ये पिक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो, इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं बनता या पेपर नहीं बनता। मतलब ये कि इससे संबंधित लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, पेपर में आएगा आएगा, अगर ना आए तो जिंदा जला देना चौराहे पे। और बताओ, लेकिन संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि भाई साहब एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। गुरुजी कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था, इस पिक्चर ने ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया था। इस पिक्चर के माध्यम से क्या होता, देश आपस में जुड़ने लगे थे, एकीकरण हुआ था। तो ये तो बोल रहा क्या कि संत और स्वर्गदूत घटनास्थल पर टकटकी लगाए हुए, उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के क्या प्रतीक के लिए किया गया। मतलब दुनिया के क्या प्रतीक के लिए? किसके लिए? राष्ट्रों के बीच में भाईचारा, देशों के बीच में दोस्ती, प्यार, आजादी। सर कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो जर्नल इसका कॉन्सेप्ट निकलता है देशों के बीच में दोस्ती। जी हाँ, आजादी तो सबको चाहिए थी, आजादी अलग चीज हो गई, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग हो गया। लेकिन हम बात करें दोस्त, क्या देशों के बीच क्या दोस्ती को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, उन्होंने बढ़ाने की बहुत कोशिश करी थी कि हाँ भैया पिक्चर के माध्यम से। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी छुपा हुआ है। पूछो कौन सा? कि देखो एक आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे एक और है, उसके पीछे एक और है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे बंदे क्या कर रहे हैं? राष्ट्रवाद को लेके चल रहे हैं। और यही बात थी कि फ्रांस की क्रांति से ही बाकी देशों के अंदर भी क्या था, राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई। फ्रांस ने और लोगों की हेल्प भी करी थी बकायदा, फ्रांस ने और लोगों की हेल्प भी करी थी बकायदा राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ने में। यही वजह थी कि फ्रांस की बाकी देशों से क्या होने लगी, दोस्ती भी स्टार्ट हो गई। और उसी फ्रेंडशिप के बॉन्ड को उसने इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करी महाकाल के नाम पे, ठीक है जी। चलो जी आगे देखो क्या कहता है नेक्स्ट। लॉ पैट्रिक के विचार का क्या अर्थ है? लॉ पैट्रिक मैं समझाऊंगा, देखो इसको हम ना बड़ा प्यार समझेंगे। लॉ पैट्रिक है क्या? लॉ पैट्रिक अगर हम समझें, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए जमीन छोड़ी, ठीक है, अब मैं अपने बच्चों के लिए जमीन छोड़ूंगा, मेरे बच्चे आने वाले बच्चों के लिए जमीन छोड़ेंगे अगर बची तो सर जी ये जो नियम कानून था, एक्चुअली पहले ये नियम कानून नहीं था कि पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था फ्रांस में। पहले पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। पहले राजा जो था ना, वो अपने बाप की जागीर समझता था प्रजा को, जब मर्जी जाए जिस मर्जी छीन लेता था। तो सर ये लॉ पैट्रिक, यानी कि जो बाप की जमीन है वो बेटे के अधिकार में आएगी। इसी नियम को, इसी चीज को हम सर क्या बोलते थे बेटा? लॉ पैट्रिक कहते थे। और इसको हम बोलते हैं पितृभूमि। क्या बोलते हैं? पितृभूमि। जहाँ पितृभूमि का अर्थ क्या होगा? जहां पर क्या होगा, जो आपकी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है वो आपको क्या होगी, ट्रांसफरेबल होगी, यानी कि आपको ट्रांसफर करी जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ पैट्रिक, ठीक है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। 1789, एक बात सुन लो भाई ध्यान से सब बच्चे, क्वेश्चन को समझते हो चलना, कभी अंधों की तरह चलो, ठीक है। क्या क्या 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया? यानी कि जब लुई 16 को हटा दिया गया, मार दिया गया, पीट दिया गया, तो उसके बाद फ्रांस के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए? बड़ा सिंपल सा है। क्या फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन जाती है? बिल्कुल बनी थी। सर नया तिरंगा अप्लाई किया गया, तो तिरंगे का मतलब ये नहीं है, तिरंगे का मतलब ये नहीं है कि हमारा झंडा सबसे प्यारा, ऐसा नहीं है। तिरंगे का मतलब है 3 रंगों वाला। अभी 3 रंग कोई से हो सकते हैं,
सर जी हाँ बिल्कुल सही बात है, तिरंगा आया था। और स्टेट जर्नल का नाम बदलकर हमने नेशनल असेंबली रख दिया था, जिसके अंदर यहाँ बाकी के बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया था। अगर आपको याद हो, आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी हो तो इसमें 9th क्लास में, ठीक है। इसका मतलब है तीनों के तीनों सर क्या हुए थे, फ्रांस की जो था रिवोल्यूशन उसके बाद हुए थे, बिल्कुल सही है। इनका उपरोक्त क्या सभी हुए थे महाकाल के नाम पे ठोको। ठोको जी हाँ, दबा के ठोको। लाइक क्वेश्चन बड़ा धाकड़ क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को समझने की जरूरत भी है आपको, ठीक है। कहता है क्रांतिकारियों ने आगे घोषणा की यह तानाशाही, सुनो ध्यान से, क्रांतिकारी, जी हाँ क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने घोषणा की कि यह तानाशाही से लोगों को मुक्त कराने का मिशन और फ्रांसीसी राष्ट्र की नियत थी। फ्रांसीसी राष्ट्र की नियत थी, मतलब लोगों को तानाशाही से मुक्ति दिलानी है। ये मेरे बच्चे क्या था, ये क्या एक क्या मिशन था, फ्रांस की राष्ट्र की नियति थी। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे वर्ड आ गया फ्रांस, मैं आपको समझा रहा हूँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो कैसे पकड़ना चीजों को। अबे भाई साहब एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान सुनो। यूरोप चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो भारत की बात नहीं है, अमेरिका की बात नहीं है, रूस तो थोड़ा बहुत रहा भी है लेकिन उसमें, लेकिन यहाँ पे बात किसी करेगी, फ्रांस के राष्ट्र की बात करेगी, तो ऑब्वियस बात है फ्रांस की राष्ट्र की जो बात है किसमें करी जाएगी, हमारे यूरोप में करी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और यही वजह थी कि क्रांतिकारियों ने साफ साफ बोला क्या कि यूरोप के लोगों को राष्ट्रवाद क्या, कि यूरोप के लोगों को मुक्त कराने के मिशन जो है फ्रांस की राष्ट्र की नीति थी। यानी कि जब फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद आया, फ्रांस ही सबकी सबसे बड़ी चुरान थी। देखो अगर राष्ट्रवाद की बात करें, एकीकरण की बात करें तो ब्रिटेन में पहले आया था बहुत, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो बहुत बड़े स्तर पे आया था, जो बृहत लेवल पे आया था, तो वो बात करेंगे हम 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही नींव डाली थी सभी राष्ट्रों में, क्या हमें भी क्या चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला, नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष। देखो नेपोलियन बोनापार्ट ऑब्वियस सी बात है 1804 के अंदर आया था। 1804 के अंदर क्या बना, सेनापति बना था। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा फेमस रहा, कहते हैं नेपोलियन ने तो ऐसी बैंड बजाई थी, कहते थे, क्या कहते थे भैया, कहते थे कि भाई साहब ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है कि अगर अगर नेपोलियन को क्या हुआ, सर्दी जुकाम हो गया, तो पूरा क्या जो यूरोप था उसको भी क्या हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ जी, ये था मैटरनिक, जी हाँ मैटरनिक ने दिया था। मैटरनिक का नाम याद रखना, मैटरनिक का नाम याद रखना, डेट इज कॉल्ड मैटरनिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना, मैटरनिक के बारे में, ठीक है, मैटरनिक के बारे में ध्यान रखना। और एक है मैथ्सनी, मैथ्सनी ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में याद रखना, ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखना। एक ने व्याना की संधि में पार्ट करा था, ठीक है, एक ने मृत्यु क्या करा था, ये काल्पनिक दृष्टि दिया था, साथ साथ वो ये कहीं ना कहीं देखा है तो नेपोलियन को हराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था उसने। सर क्या करा था, बाद में उसकी पॉलिसी को चेंज किया था। और एक और चीज मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ उसके, बोलो कौन सी गुरुजी, कॉम्प्लीमेंट, बालकन का क्षेत्र, जी हाँ बालकन का क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकन के क्षेत्र के ऊपर जी हाँ, उसमें कितने राज्य शामिल थे, जिस पर जैसे था ना बुल्गारिया, सल्वेनिया, सर्डेनिया, है ना, ये सब कुछ शामिल थे। तो बाल्कन का जो क्षेत्र था उससे भी क्या था, कहीं ना कहीं एकीकरण की मुहिम चलाई गई थी। और ये कहीं ना कहीं इटली के लिए बहुत ज्यादा क्या था, क्या मतलब फेमस था। ये इटली को ज्यादा क्या करता, वो पॉइंट आउट कर रहा था, इसने बोला था कि भाई इटली को लेके इन्हें एकीकरण की क्या करी थी, नींव डाली थी। ध्यान रखना बाल्कन का क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है नेपोलियन, अब देखो क्वेश्चन पे आओ, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस हो गया, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस हो गया, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा। ध्यान सुनो, कहता है नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष, सर जी उसने टैक्स बढ़ाए थे, बिल्कुल बढ़ाए थे। उसने सेंसरशिप लगाई थी, सेंसरशिप का मतलब क्या था, देखो टैक्स बढ़ाने का मतलब मकसद क्या था, जब लोगों में क्रांति हुई, लोगों में युद्ध हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, उसका जो खर्चा है भरपाई किससे करी जाएगी, लोगों से करी जाएगी। उसने टैक्स लगाना स्टार्ट करेगी, टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप कर था। उन्होंने ये नियम लगाया कि जो हमको सही लगेगा, जो हमको लगना चाहिए कि पब्लिक को दिखाना चाहिए, ऐसा कोई भी आर्टिकल, ऐसा कोई भी किताब नहीं छपेगी जिसके अंदर हमारे राजा को लेकर कोई भी क्या हो, जहाँ विद्रोह दिखाया गया हो। साथ साथ फ्रेंच सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, उसने लोगों को मजबूर किया कि आप फ्रेंच क्या करोगे, सेना में भर्ती होंगे। तो इसका मतलब गुरुजी का उपरोक्त क्या सभी क्या ऑप्शन एकदम करेक्ट है महाकाल के नाम पे, ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे, हाँ तो आगे देखो, आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है कब यूरोपीय शक्तियों से नेपोलियन हारा। भाई साहब ये बहुत प्यारी चार, मेरे हिसाब से अगर आपको याद हो तो ये बेटा 1815 में हारा था। किसमें था, 1815 में। इसमें तो मेरे क्या हुआ था, वो था विद्रोह स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर कुछ और नियम लागू था 1830, ये भी ध्यान, इसमें भी क्या होता, यहाँ पर भी एक फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, एक फ्रेंच रिवोल्यूशन छोटा सा यहाँ पर भी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। 2 फ्रेंच मतलब छोटा सा हुआ था, एक छोटा सा हुआ था, ये इससे संबंधित भी है।
ठीक है ना, ये इससे संबंधित ही है। अच्छा, 1815 में क्या नेपोलियन हारा था, जिसको हराने में प्रोशिया के भी हाथ था, ब्रिटेन का भी हाथ था मेरे बच्चे, ठीक है, इंग्लैंड प्रोशिया भी हाथ था, ब्रिटेन का भी हाथ था, ऑस्ट्रिया भी शामिल था इसके अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रिया भी शामिल था, इवन लगा लो जर्मनी का भी हाथ था। तो भाई साहब कहीं ना कहीं नेपोलियन को हराने के लिए 4-5 देशों को मिलकर उसे हराना पड़ा। या नेपोलियन ऐसा हारने वाला नहीं था, तभी तो लोग कहते थे कि अगर नेपोलियन को सर्दी जुकाम हुआ तो पूरा यूरोप को क्या हो जाएगा, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, है ना। अगला भाई, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? अगर आप चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हो ना, प्रत्यय का अर्थ प्योर हिंदी में, प्रत्यय का अर्थ मेरे बच्चे बहुत बेसिक मीनिंग है कि लोगों को वोट देने का अधिकार। जी हाँ, ये बाद में बात आया था। राष्ट्रवाद के अंदर ये जो सीन हुआ था कि लोग क्या कह रहे थे कि भाई जो राजा था वो अपने मन मर्जी से जैसे मन मुताबिक नियम लगाता था। अब लोगों की ये धारणा थी कि यार हमारा जो नियम कानून है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए वो हमारा एक बंदा बनाएगा। तो ये वोट देने का अधिकार उनको दिया गया, उनको पार्टिसिपेशन का अधिकार दिया किसी भी क्या पॉलिसी के अंदर, क्या अपने क्या जनमत को देने का, अपने क्या बहुमत को देने का, ताकि ये पता लग सके कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है क्या वास्तव में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी इसमें सहमति है या नहीं है। नेक्स्ट क्या क्या, जॉल्वरिन का गठन कब हुआ? देखो जॉल्वरिन बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। जॉल्वरिन जो था ना बेटा, जॉल्वरिन का एक्चुअली क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट यही था कि इसने जो फ्रांस था, सुना बहुत ध्यान से, जो फ्रांस था उसके जो सीमा जो शुल्क था ये उसके लिए था, किसके लिए था? सीमा शुल्क के लिए था। किसके लिए था बेटा? सीमा शुल्क के लिए। ठीक है, इसने सीमा शुल्क के ऊपर संधि करी थी, इसने सीमा शुल्क के नियम कानूनों को तय करा था। और मेरे बच्चे जो इसका गठन हुआ था वो 1834 में किया गया था जॉल्वराइन का। जी हाँ, सीमा शुल्क को लेकर था। जो सीमा शुल्क यानी ये फ्रांस से जो लगे जो क्या थे मेरे बेटे, जो राज्य थे या फिर जो कहते राष्ट्र थे उनके संग जो संधि होगी, ये पहला ऐसा नियम कानून था जिसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टैक्सेस रेट को तय कर रहे थे, किसके संग? बाहर के देशों के साथ। तो ये किस संधि कब करी गई थी? 1834 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, जॉल्वरिन का गठन लो जी लो की पहल पर किया गया था और अधिकांश जर्मन राज्यों द्वारा क्या शामिल किया गया था? सर किसकी पहल पर किया गया था? जर्मनी या फ्रांस? बताओ बताओ, ए सी या डी? देखो जर्मनी, प्राशा या फ्रांस? ए सॉरी, ए तो है ही नहीं, भारत तो कहीं से कहीं तक नहीं था इसमें। बताओ सर, इसका आंसर है बच्चे सी, क्या प्राशा। प्रुशिया एक्चुअली क्या था, मेन इसका क्या था, हेड रहा था। प्रुशिया था बहुत ताकतवर था और यही वजह थी कि प्रुशिया ने ताकतवर होने के साथ साथ, लेकिन वो अकेला नहीं हरा पाया था नेपोलियन को। नेपोलियन को अकेले नहीं हरा पाया। जब उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया उसके बाद क्या, फिर वियना की संधि को रखा गया। जब वियना की संधि, लो भाई साहब एक क्वेश्चन और आ गया इंपॉर्टेंट, वियना संधि, लो जी लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना संधि, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की असंभावना है कि वियना की संधि कब हुई। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, कब हुई ये याद करना ध्यान से, ठीक है, और इसकी विशेषताएं, ये आपके लिए होगा सब्जेक्टिव। कब हुई ये आ गया, एमसीक्यू में आ गया, और इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें आ गया, सब्जेक्टिव में आ गया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया बोनस, देख लो। अब आप लोग खुश हो जाओगे, गुरुजी क्या बात है, आप तो एमसीक्यू के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हो। भाई साहब मैं ये तो कहता हूं कि केवल एमसीक्यू पे फोकस नहीं करना, बाकी कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है, शासन ने नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस में स्थापित किया था लोकतांत्रिक रूढ़िवादी राष्ट्र या सेना। बेटा अगर बताऊं, नेपोलियन जब बोनापार्ट हार गया था ना तो रूढ़िवादी लोग आए थे। कहते हैं रूढ़िवादी लोग आए थे और बुर्बो वंश की जाम, आई रिपीट माय डियर, बुर्बो वंश की स्थापना दोबारा हुई थी। कहते हैं जब नेपोलियन ने हराया था फ्रांस को तो बुर्बो वंश गायब कर दिया था, लेकिन जब नेपोलियन दोबारा हार गया, नेपोलियन को दोबारा हराया गया, तो उसके बाद दोबारा कौन आ गया? बुर्बो वंश की स्थापना दोबारा कर दी गई। तो बुर्बो वंश द्वारा आया जो कि एक रूढ़िवादी था, और रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट ये करता था कि हमें पुरानी चीजों को ही अप्लाई करना चाहिए, पुरानी चीजों के हिसाब से काम करना चाहिए। जो हमारे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल थे, जो हमारी पुरानी कन्वेंशनल सोच थी, वही नियम कानून में आगे करेंगे। लेकिन रूढ़िवादियों ने नेपोलियन की कुछ संधियों को या फिर कुछ नियम कानून को पूरी तरह से गायब नहीं करा था। ये भी ध्यान रखना आप लोग। हाँ, रूढ़िवादियों ने अपनी चीजें अप्लाई करी थी, परंतु नेपोलियन की कुछ चीजों को उन्होंने रहने दे दिया। ठीक है, जिससे क्या था, लोगों को एक्चुअली क्या था, नेपोलियन की कुछ चीजें गलत लग रही थी, लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करा था। भले ही उसने राजशाही काम किया था, लेकिन उसका जो काम था लोकतांत्रिक वे में बहुत सा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लो जी लो, अगला देखो, 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, जी हाँ, निरंकुश, लोकतंत्र, सेना का नियम या हिंसक। अगर हम बात करें तो शायद निरंकुश थी, जी हाँ, जिसपे कोई अंकुश न लगा सके।
जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, दैट इज कॉल्ड क्या, निरंकुश, यानी जिस पे कोई एलिगेशन लगा सके। और रूढ़िवादी को तो हम तो बहुत फॉलो करते थे। आज की अगर हम बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो हम अपनी पुरानी परंपरा को, पुरानी चीजों को बहुत फॉलो अप करते हैं। हम लोग उसे गलत नहीं मानते। कहीं ना कहीं अगर आज भी आपको शादी करनी हो तो बेटा अपने क्या धर्म के अनुसार करनी पड़ेगी, जो आपके रीति रिवाज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, रूढ़िवादी में भी यही हुआ था 1815 में कि बुर्बवंश आया, और बुर्बवंश को सजी क्या करा हमने, निरंकुश ज्ञान, जिसपे कोई अंकुश ना लगा सके, महाकाल के नाम पे। गुरुजी चैप्टर तो खत्म हो गया, अब चैप्टर दी एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सर हमने चैप्टर को भी नपट नंगा कर दिया, लेकिन अब बात आती है सर कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं सर, इसके अंदर कैसी किस टाइप तरह की चीजें आएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये आपका बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका नहीं, पूरे दीन दुनिया के सही बच्चों का सवाल है। सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी बताओ ना, अरे गुरुजी बताओ तो दो, क्वेश्चन कैसे आएंगे। चैप्टर तो हर कोई पढ़ा देता है, चैप्टर पढ़ाने में क्या, चैप्टर तो हम खुद से ही पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पकड़ के पेल लेंगे, रख के कैसी बात करते हो गुरुजी आप हमें बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप हमें बताओ इसमें क्या क्राइटेरिया आएगा, कितनी कितनी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ कंटेंट कितने हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, वो नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास टोटल कितने बेटा, 10 कंटेंट है। जी हाँ, इन 10 कंटेंट को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे। जैसे पहला अगर मैं बात करूं सर, एमसीक्यू, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रकार के जी हाँ पेपर्स में आता है, सभी सब्जेक्टों में आता है। ऊपर से फिर हमारा क्या आएगा, असर्शन एंड रीजन, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आने जाने, केस बेस्ड स्टडी आने हैं, सोर्स बेस्ड स्टडी आने हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये तो भैया बचपन से चले आए हुए हैं, ये तो आने आने होते हैं। मैप वर्क, जी हाँ एसएसटी में मैप वर्क आता है। जी हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आजकल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एसएसटी में आने लगे हैं। डायग्राम बेस्ड, जी हाँ डायग्राम बेस्ड मतलब जो आपके साइंस में डायग्राम बनाने के नहीं आते, जी हाँ वो वाले क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एसएसटी में आते हैं। तो भाई साहब ये जितना सारा कंटेंट दे रखा है, 10 कंटेंट, ये तो गुरुजी बड़ा भयानक सा कंटेंट है। हाँ बहुत भयानक सा कंटेंट है। अब बात ये सर कि इनमें से कौन सा कंटेंट कितना वेटेज रखता है, हम इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा, अगर हम बात करें यहाँ पे एमसीक्यू की बात करें तो सर 25%, जी हाँ 25% ये वेटेज रखता है। और आपको जो जरूरत है, ये ध्यान जरूरत है कि 25% आपका एमसीक्यू होगा, जो कि हम आपको ट्रिक्स के साथ जी हाँ सॉल्व कराने वाले हैं, ये ट्रिक्स के साथ, जी बिल्कुल सही बात है, ट्रिक्स के साथ। और आपके जो बाकी की जो 75% जो आपका वेटेज होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे बेटा किस तरह से हाउ टू प्रेजेंट या हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर शीट, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो। क्योंकि मेरे भाई बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है आंसर को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे नहीं, करीबन 70% बच्चों की समस्या यही थी। इवन मैं अपने बचपन में मैं भी परेशान रहता था कि भाई साहब आंसर को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका गुरुजी हम लोग आपको बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब एग्जामिनर देख के ना मतलब कॉपी चूम लेगा, कहेगा यार क्या गजब लिखा है लौंडे ने, क्या गजब लिखा है, लगा लो मस्त एकदम। ठीक है, तो भाई साहब इसका अब देखो, अब एक बात सुनो, मैंने आपको सब चीज बता दी, मैंने बता दिया ये ऐसे ऐसे आएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे भाई, सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, कहेंगे ये 10 टॉपिक गिना दिए। लेकिन अब देखो सबसे बड़ी समस्या है सर सॉल्यूशन दो। आपने प्रॉब्लम तो दे दी, सॉल्यूशन दे दो। मैंने कहा प्रॉब्लम कैसे दे दी सर जी, यूट्यूब पे बतेरे टीचर भरे पड़े हैं जो ऐसी चीजें बताते रहते हैं सही हो कि हाँ भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा, पर सॉल्यूशन को नहीं देता। मैं देता हूं आपको सॉल्यूशन, देखो जो कि मैं आपको ये देने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक, हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ मेरे बच्चों, हमारा मेरे बेटे क्या है 3-in-1 क्वेश्चन बैंक, मैथ्स साइंस एसएसटी। और हमारा क्या 3-in-1 क्वेश्चन बैंक किसका बता है, मैथ्स साइंस एसएसटी हिंदी मीडियम का। बेटा हिंदी मीडियम, जी हाँ बेटा जी हम लाए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बैंक। यानी जिन बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक चाहिए एसएसटी साइंस मैथ्स का, उनको मिलेगा। जिनको एसएसटी चाहिए बेटा, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए हिंदी मीडियम में, उनको मिलेगा। और जिन बच्चों को अगर मैथ एंड साइंस इंग्लिश में और उनको एसएसटी का क्या चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, उनको भी मिलेगा। यानी गुरुजी नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं होगी। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, ट्रिक्स होंगी बेटा, 2 मार्क 3 मार्क होगा, डायग्राम होगा, सब कुछ मतलब आपकी सभी समस्या का निवारण होगा। बात समझा नहीं? तो भैया अभी जाओ इस क्वेश्चन बैंक को परचेस करो और महाकाल के नाम पे हमारे साथ जी हाँ अपने एग्जाम के स्कोर को इंप्रूव करो और क्या टॉप करो। तो भैया आज ज्वाइन करें कैल्विन। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और देखते रहना कैल्विन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।